Welcome to Science Wala classes. I am Pramod. Today I am going to discuss a very important topic, abnormal molar mass. Abnormal मतलब मोलर मास नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल नहीं है मोलर मास, तो नॉर्मल नहीं है तो क्या होगा? एबनॉर्मल है। आप सोचो, मास भी नॉर्मल होता है, एबनॉर्मल होता है। अब इसका इलाज क्या है भैया? एबनॉर्मल मोलर मास को कैसे ठीक करें? तो इसे ठीक करने के लिए इसका इलाज ढूंढना है। हमें एबनॉर्मल मोलर मास का इलाज ढूंढना है। तो ये भी समझना होगा कि आखिर ये एबनॉर्मल मास जो मोलर मास है वो एबनॉर्मल होता क्यों है? इसको तो नॉर्मल होना था, एबनॉर्मल कैसे हो गया? तो सबसे पहले लेट अस डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट, पीछे की कहानी, बैकग्राउंड स्टोरी। मोलर मास कैलकुलेट कैसे करते हैं? पिछले वीडियो में मैंने समझाया आपको समझाया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। मैंने समझाया आपको कि जब किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं, तो वेपर प्रेशर घट जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण वेपर प्रेशर कम होने से रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम कैलकुलेट करते हैं कि वेपर प्रेशर कितना घटा, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहले कितना था उसके रिस्पेक्ट में कितना घटा, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सॉल्यूशन का जैसे जैसे सॉल्यूट मिलाते हैं किसी सॉल्वेंट में, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बढ़ता है। ज़्यादा सॉल्यूट मिलाएंगे तो ज़्यादा वेपर प्रेशर कम होगा सॉल्यूशन का, और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। मैंने ये भी पिछले वीडियो में पढ़ाया कि जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होती है। जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग टेम्परेचर है, उसको डिप्रेशन हो जाता है। देखो, डिप्रेशन हो रहा है, कोई एबनॉर्मल हो रहा है, बहुत मानसिक प्रॉब्लम है भैया। चलो देखते हैं, इलाज तो ढूंढना ही पड़ेगा भैया। तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है उसके डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्यूशन जब बनाते हैं सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ये सारे जो बात मैंने की अभी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये सब क्या है? ये सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। क्या मतलब है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का? इसका मतलब सिंपल है कि भैया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वैसे प्रॉपर्टी को कहते हैं जो नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड ना करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। ये मैंने बार बार पिछले वीडियो में बताया आपको। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब आप नमक मिला रहे हो, चीनी मिला रहे हो, उससे मतलब नहीं है, न कितने पार्टिकल्स मिला रहे हो इससे मतलब है। पार्टिकल की संख्या गिनना है हमको, सिर्फ पार्टिकल की संख्या गिनना है। और उसी पर ये तीन जो फैक्टर मैंने अभी बताया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बदलता है। तो होता क्या है कि जब कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड हो, आयोनिक मतलब जब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बने, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो करके कंपाउंड बनता है, जैसे सोडियम क्लोराइड है, पोटासियम क्लोराइड है, KCl। जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, जब उसको पानी में आप डालोगे ना, तो वाटर जो है वो उसकी जो आयन है, जो पोटासियम आयन और क्लोराइड आयन को डिसोसिएट कर देता है, क्योंकि इसकी डाइलेक्ट्रिक, पानी की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होती है, जिस कारण डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होने से वाटर में जब आप कोई आयोनिक कंपाउंड डालोगे तो वो अलग अलग हो जाएगा। KCl जो है उसमें से K+
अलग हो जाएगा, Cl माइनस अलग हो जाएगा। केस पहले K और Cl जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, बहुत ही स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से नज़दीक था, बंधा हुआ था, एक दूसरे को पकड़े हुए था। लेकिन जैसे ही उसको पानी में डाला, बीच में आ गया विलेन, कौन? वाटर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला वाटर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब वो जो हमेशा दोनों के जो बंधन वाला फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कमज़ोर कर देगा, और जो K प्लस और Cl माइनस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी, जिसके कारण वो बना हुआ था, वो कमज़ोर पड़ जाएगा और K प्लस अलग, Cl माइनस अलग हो जाएगा, जिसको कहते हैं डिसोसिएशन। डिसोसिएट हो जाना, अलग हो जाना, Cl में से K प्लस अलग, Cl माइनस अलग, दो पार्टिकल में। तो क्या हो गया? अगर हम 1 मोल KCl डाला तो भैया एक मोल K प्लस निकला, 1 मोल Cl माइनस में निकला, तो पार्टिकल की संख्या तो सॉल्यूशन में बढ़ जाएगी, क्योंकि एक जो हम तो KCl डाले थे, 1 KCl डाले थे, वहाँ पर तो 2 को हो गया पार्टिकल। हमको तो पार्टिकल गिनना भैया, वो पार्टिकल का नाम क्या है उससे मतलब नहीं है, वो पार्टिकल का नेचर क्या है उसका मतलब नहीं है, उसका क्या है उसका फीचर कुछ मतलब नहीं है, हमको भैया पार्टिकल गिनना है। हमने 1 पार्टिकल डाला KCl, वहाँ पर हो गया 2 मतलब पार्टिकल की संख्या अलग हो गई, 2 बढ़ गई। डिसोसिएशन से जब हम सॉल्यूट डालते हैं, 1 डाला, वहाँ पे जाके अंदर आकर 2 हो गया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो बढ़ गया ना भैया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गया। तो पार्टिकल्स बढ़ गया मतलब ये इक्विवेलेंट टू ज़्यादा सॉल्यूट मैंने डाला। इसका मतलब यही हुआ कि हमने डाला 1, वहाँ अंदर आके हो गया 2, वहाँ जाके हो गया 3 भाग में टूट गया, 4 भाग में टूट गया। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। सो जब डिसोसिएट होता है तो पार्टिकल जो है वो अलग अलग हो जाती है और अंदर जाके सॉल्यूट की पार्टिकल की संख्या बढ़ जाती है, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ जाएगी। तो देखो क्या लिखा है मैंने, आयोनिक कंपाउंड्स व्हेन डिसॉल्व इन वाटर देन डिसोसिएट इनटू देयर रिस्पेक्टिव कैटायंस एंड एनायंस। रिस्पेक्टिव कैटायंस है ना, जैसे KCl है तो K प्लस जो हुआ वो कैटायंस हुआ और एनायंस हुआ Cl माइनस, ये दोनों अलग अलग हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, अलग हो जाता है। सो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीजेज एंड देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज NB को हम मान रहे हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट, हमने डाला था 1, वहाँ जाके हो गया 2, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऑल्सो इंक्रीजेस, तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गया, सॉल्यूट की पार्टिकल की संख्या बढ़ गई। तो अगर हमने बताया था कि देखो जितना ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स डालोगे किसी सॉल्वेंट में उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर घटेगा। सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर घट जाता है, और कितना घटता है? जितना ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स डालेंगे, ये सारे पिछले वीडियो में मैंने बताया रखा है। तो क्या होगा कि जब सॉल्यूट हमने तो 1 ही डाला था, 1 मोल डाला था, वहाँ जाके तो 2 मोल हो गया, संख्या बढ़ गई, 3 मोल हो गया या 1.5 मोल हो गया, बढ़ गया। तो सॉल्यूट की पार्टिकल्स की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि डिसोसिएशन हुआ है, जिसके कारण जितना वेपर प्रेशर घटना चाहिए था उससे ज़्यादा घट गया, है ना। तो इन दिस वे टोटल वेपर प्रेशर डिक्रीजेज मोर। वेपर प्रेशर तो घटता ही है, लेकिन 1 हमने सॉल्यूट डाला था तो उतना ही ना घटना चाहिए था, लेकिन वहाँ जाके वो सॉल्यूट पार्टिकल 2 भाग में बढ़ गया, तो क्या हो गया? वेपर प्रेशर ज़्यादा घटेगा, जितना घटना था उससे ज़्यादा वेपर प्रेशर घट गया, तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेज मोर, ज़्यादा घट जाता है। सो देयर इज मोर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसके कारण रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का जो रिलेटिव लोअरिंग है, मतलब कितना था और कितना घटा, वो वैल्यू बढ़ जाती है। मतलब घटना था 2 atm तो घट गया 3 atm, तो वेपर प्रेशर ज़्यादा घटा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बढ़ गया, मतलब जो घटने की जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो गई, ज़्यादा अमाउंट में घटा। उसके बाद है क्या, देयर इज मोर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट जो डिप्रेशन था उसका भी वैल्यू बढ़ गया। फ्रीजिंग पॉइंट 2 डिग्री सेल्सियस घटना था टेम्परेचर को, तो घट गया 4 डिग्री सेल्सियस, ज़्यादा डिप्रेशन हुआ। डिप्रेशन मतलब यहाँ घट गया, ज़्यादा घट गया फ्रीजिंग पॉइंट। देयर इज मोर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन पॉइंट जो है बॉइलिंग पॉइंट का, एलिवेशन मतलब बढ़ना, वो ज़्यादा हो गया। बढ़ना था 10 डिग्री सेल्सियस, बढ़ गया 15 डिग्री सेल्सियस। तो ज़्यादा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है।
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाता है। ये सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाते हैं। तो हम कहते हैं देयर इज मोर सच कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज कर जाता है। ये सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई ना, रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर बढ़ गई, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ गई, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गई, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं बढ़ गई, इंक्रीज कर गई, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज कर गई, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स तो ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब ये बढ़ गई तो क्या होगा उसका असर? तो थोड़ी देर के लिए मान लो कि हमने एक सॉल्यूशन बनाया है, सॉल्वेंट में सॉल्यूट डाला है, सॉल्वेंट को हम ए नाम से बुलाएंगे, सॉल्यूट को बी नाम से। हम पहले भी वीडियो में बताए थे भैया कि एक ही नाम रखो ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो सॉल्वेंट को हम ए बोलेंगे, सॉल्यूट को बी बोलेंगे। सॉल्यूट हम मान के चल रहे हैं वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो इफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज mb, जो सॉल्यूट है उसका मोलर मास mb है, wb इज मास ऑफ सॉल्यूट, कितना हमने सॉल्यूट ग्राम में डाला है, ग्राम में रखना है भैया। wa इज मास ऑफ सॉल्वेंट, ग्राम में रखना है, कितना पानी में, कितना ग्राम पानी में मैंने मिलाया। ma इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट जो है उसका मॉलिक्यूल का मोलर मास अगर ma है, तो मैंने ये फॉर्मूला पहले भी आपको बता रखा है कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट mb इज इक्वल टू होता है kf wb इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा tf इंटू wa। ये kf कांस्टेंट है फ्रीजिंग के लिए, डेल्टा tf है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, kb और इतना ही mb का वैल्यू बॉइलिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। mb इज इक्वल टू kb wb 1000, kb जो है वो कांस्टेंट है फॉर बॉइलिंग ऑफ द मटेरियल लिक्विड, wb इज द मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000, डेल्टा tb क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, wa तो बताया ही मैंने, wa इज द मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, इन ग्राम सॉरी, और 1000 से मल्टीप्लाई किया तो kg में बदल गया। और इसी mb को हम कैलकुलेट कर रहे हैं मोलर मास के लिए। एक और फार्मूला है जो हम यूज़ कर सकते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दिस इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, जरूर पिछले वीडियो देखो। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यहाँ पर है, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, PA0 प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस PA सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बाई PA0 सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। ये है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। बाकी ma इज द मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, बाकी wa wb जो मैंने लिखा है। तो ये फार्मूला से आप mb निकाल सकते हो, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हो। लेकिन देखो अभी अभी मैंने क्या बोला कि अगर जो सॉल्यूट मैंने डाला वो डिसोसिएट कर जाए तो क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा tf बढ़ जाती है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है। तो ये जो डिनोमिनेटर में है, ये तीनों फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में डेल्टा tf बढ़ जाएगा, डेल्टा tb बढ़ेगा, और ये रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर का वैल्यू बढ़ेगा। तो अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो फ्रैक्शन का वैल्यू घटेगा, मतलब mb का जो वैल्यू है वो घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। इन्वर्सिल प्रोपोर्शन है, देखो mb इसके इन्वर्सिल प्रोपोर्शन है, ये ऊपर नीचे है ना, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। मतलब आप देखोगे कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अगर बढ़ेगी तो मोलिकुलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का वैल्यू घट जाएगा, नॉर्मल से घट जाएगा। नॉर्मल होना जो होना चाहिए था वो ना आकर के ज़्यादा वैल्यू आने, ज़्यादा कम आने लगेगा, जो आना चाहिए था उससे कम आ जाएगा, ज़्यादा कम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जाके अंदर डिसोसिएट किया, पार्टिकल की संख्या बढ़ गई, जितना होना चाहिए था उससे कम वैल्यू आएगा आपका मोलर मास। सो ये जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो है mb, ये जो ऑब्जर्व मैंने किया, ये जो फार्मूला का इस्तेमाल करके अगर हम इसको मोलर मास निकालते हैं, जिसको कहते हैं ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट mb इज लेस देन कैलकुलेटेड, जो एक्चुअल है, कैलकुलेटेड मतलब जो एक्चुअल कैलकुलेट करके लाएंगे, नॉर्मल जिसको कहेंगे मोलर मास, मतलब नॉर्मल कैलकुलेटेड नॉर्मल मास मोलर मास से
ये फार्मूला का इस्तेमाल करके अगर आप मोलर मास निकालेंगे तो वो कम आएगा, इसका वैल्यू कम आ जाएगा, क्योंकि ये डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीबी और ये जो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर की वैल्यू बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि पार्टिकल की संख्या बढ़ गई। पार्टिकल की संख्या क्यों बढ़ी? क्योंकि डिसोसिएशन हो गया था, तो हमें गलत वैल्यू देगा। हमें जो मोलर मास निकलेगा वो गलत आ जाएगा। गलत कैसा? कि नॉर्मल से घट जाएगा, नॉर्मल से कम आएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो नॉर्मल जो मोलर मास है, ये मोलर मास नॉर्मल मोलर मास से कम आएगा। और इसी मास को जो नॉर्मल से कम आया, नॉर्मल नहीं है तो एबनॉर्मल है, तो हम कहेंगे दिस मास इज नॉर्मल मास, मोलर मास एंड इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास। तो इसी मास को हम लोग एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। ये कब होता है? जब डिसोसिएशन होता है। आयोनिक कंपाउंड का जनरली डिसोसिएशन होता है, जैसे KCl K प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट कर जाएगा। तो जब KCl का हम इस फार्मूला से इस्तेमाल करेंगे, एक्सपेरिमेंट करके जब कैलकुलेट करेंगे तो मेरा मोलर मास कम आएगा, क्योंकि पार्टिकल की संख्या बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि डिसोसिएट हो गया। अब ये तो मैंने देखा जब पोटासियम क्लोराइड डिसोसिएट करता है तो क्या होता है। डिसोसिएट करता है पोटासियम क्लोराइड तो सॉल्यूट की पार्टिकल्स बढ़ जाती है ना। हमने डाला 1 मोल, हो गया 2 मोल, हो गया 3 मोल। तो नेचुरली है, अगर हम मोलर मास कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूला से तो वो जो सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा हो गई। हमने डाला 1 मोल, हो गया 2 मोल, तो जो मोलर मास आएगा वो नॉर्मल जो कैलकुलेटेड होता है जितना होना चाहिए उतना नहीं आएगा, और वो कम होगा। कैसे कम होगा मैंने अब बताया। अब आप देखो, अगर जरूरी नहीं है कि डिसोसिएट ही करे, एसोसिएट भी तो कर सकता है। कभी कभी ऐसे होते हैं कि सॉल्यूट पार्टिकल्स हम किसी सॉल्वेंट में डालेंगे तो वो जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हमने डाला तो 2, वो जाके हो गया 1, है ना, एसोसिएट कर गया, दोनों जाके जुड़ गया आपस में। ऐसा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है कि हमने सॉल्यूट पार्टिकल डाला 2 मोल, 2 पार्टिकल डाला, दोनों जाके दोनों हाथ मिला करके भैया गले गले मिल लिया, भैया हाँ भैया कहाँ थे भैया, हम तो आपको खोज रहे थे, और भैया कुंभ के मेले में ढोना हुआ, दोनों गले गले पकड़ लिया, मिल गया भैया। हम डाला 2, वहाँ जाके दोनों भैया 1 हो गया, तो पार्टिकल की संख्या 1 हो गई, घट गई। हम डाला था 2, पार्टिकल की संख्या सॉल्यूशन में जाके 1 हो गई, पार्टिकल की संख्या सॉल्यूट की नंबर ऑफ मोल्स घट गई, जाके एसोसिएट कर गया, पार्टिकल जाके अंदर जाके मिल गया, गले गले पकड़ लिया एक दूसरे को। तो क्या होगा? देखो एग्जाम्पल मैं देता हूं, कहोगे कि कहाँ है, कैसे होगा। इथानोइक एसिड के साथ होता है। इथानोइक एसिड जिसको हम लोग कॉमनली एसिटिक एसिड भी कहते हैं, या IUPAC नेम है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड CH3COOH है ना, देखो CH3COOH, CH3COOH। मैंने यहाँ पर 2 एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रॉ किया है। तो एसिटिक इथानोइक एसिड है, जो एसिटिक एसिड है, व्हेन डिजॉल्व इन बेंजीन C6H6, बेंजीन में अगर आप घोलेंगे तो बेंजीन की क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कमजोर होती है। वाटर की ज़्यादा थी ना, वो अलग अलग कर दिया था, लेकिन बेंजीन की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है काफ़ी कमज़ोर होती है, तो वो अपना कुछ दिखा नहीं पाता है। और क्या होता है, इसके कारण इथानोइक एसिड का जो 2 मॉलिक्यूल है, इथानोइक देखो क्या लिखा था, CH3COOH, ये 1 मॉलिक्यूल हुआ, और यहाँ देखो CH3COOH, देखो ये 1 मॉलिक्यूल हुआ। तो इस मॉलिक्यूल में ये जो ऑक्सीजन है और ये जो हाइड्रोजन है, इसकी तरफ जरा ध्यान से देखना। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है बहुत ज़्यादा है। ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन लेस, उसके कंपेरिजन में बहुत कमज़ोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जो नेचर क्या होता है, वो जब आप कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हो, तो कोवैलेंट बॉन्ड जब बनाते हो तो उसमें नियम ये है कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, भैया जब हम कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो क्या होता है, हम एक इलेक्ट्रॉन देंगे, तुम इलेक्ट्रॉन दो, और दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में रहेगा, दोनों बीच में रहेगा। जब शेयर करते हैं ना, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन हमने दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे से लिया, तो 2 4 इलेक्ट्रॉन बीच में रहेगा, बीच में, एकदम बीच में, न मेरी तरफ न तेरी तरफ, बीच में रहेगा। और ये बीच में रहेगा, और इस पूरे पर मेरा भी अधिकार रहेगा, इस पूरे पे आपका भी अधिकार रहेगा। इसको कहते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कोवैलेंट बॉन्ड में, प्योर कोवैलेंट बॉन्ड में होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि भैया वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना, उस पर मेरा नज़र है, भैया ये तो मेरा होना चाहिए, तो ऐसा लालच आ गया, थोड़ा सा अट्रैक्शन आ गया, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा क्या किया, हाँ धीरे से थोड़ा सा जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अपनी ओर थोड़ा सा खींच लिया। बेचारा वो तो कमज़ोर है, वो कमज़ोर पार्टी था, हमने थोड़ा सा चारों जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से थोड़ा सा अपनी ओर खींच लिया, थोड़ा सा खींच लिया, वो कमज़ोर है बेचारा, हम ज़्यादा, मतलब मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो हमने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसको अपनी ओर थोड़ा सा पुल कर लिया, थोड़ा सा पुल किया। तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चीज़ होता है, अगर हम इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा खींच लेंगे तो हम पर, मेरे माथे पे थोड़ा सा, मेरे जो खोपड़ी है ना, खोपड़ी पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हम इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा है भैया, इलेक्ट्रॉन का असर तो मेरे माथा पे दिखाई पड़ेगा ना, इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो खोपड़ी पे चढ़ेगा इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ देखो ऑक्सीजन जो है, ये जो ऑक्सीजन है ये निगेटिवली चार्ज हो जाता है, और ये हाइड्रोजन जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण ऐसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के कारण ऐसा होता है। अब ऐसा इसके साथ भी है, इस एसिटिक एसिड, इथानोइक एसिड का भी फॉर्मूला, इसमें भी देखो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। जब ये सॉल्यूशन में जाएगा तो इसका हाइड्रोजन का जो पॉजिटिव चार्ज है, इसका ऑक्सीजन दो का निगेटिव चार्ज है, एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अपनी ओर खींचेगा। यहाँ पर भी इसका हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज, इसका ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज है, एक दूसरे को अपनी ओर खींचेगा। जिसके कारण क्या होगा, ये एक फोर्स से बन जाएगा। बहुत कमज़ोर फोर्स होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होता है, लेकिन चूंकि इसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व है तो ऐसे बॉन्ड को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस प्रकार 2 इथानोइक एसिड का जो मॉलिक्यूल है वो गया था तो मोनो मतलब सिंगल, एक मर, मोनोमर मतलब एक, और बन गया डाइमर मतलब दो। तो then monomers of ethanoic acid become dimers and associate due to hydrogen bond and number of solute particles decreases। और eventually क्या होगा, हमने डाला था 2, अब दोनों जुड़ गया, दोनों भैया गले मिलकर के एक हो गया, तो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स तो घट गई ना, तो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल घट गई। सो देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट NB ऑल्सो डिक्रीजेज, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट भी घट जाएगा, NB घटेगा। इन दिस वे टोटल वेपर प्रेशर इज मोर देन एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब जितना हम सोच रहे थे कि सॉल्यूट डालेंगे तो वेपर प्रेशर इतना घटना चाहिए, क्योंकि सॉल्यूट डालने से वेपर प्रेशर घटता है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वेपर प्रेशर 10 atm घटेगा, अब वहाँ घटा 4 atm, कम घटा। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू से वेपर प्रेशर ज़्यादा हो गया, होना चाहिए था वेपर प्रेशर जो है, टोटल वेपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा घटना चाहिए था, लेकिन कम घटा है ना, कम घटा। तो हम तो सोच रहे थे कि 104 atm होना चाहिए फॉर एग्जांपल, या 10 atm होना चाहिए फॉर एग्जांपल, घट करके 10 atm होता है, लेकिन घटा कम, तो कम घटा मतलब 8 atm है, मतलब एक्सपेक्टेड जो वेपर प्रेशर है इज मोर देन एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज़्यादा वेपर प्रेशर है, मतलब घटा कम। वेपर प्रेशर जो घटना चाहिए था, क्यों कम घटा, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल्स कम हो गई एसोसिएट करने के कारण। तो वेपर प्रेशर अगर कम घटेगा
सो देयर इज लेस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो नेचुरली है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लेस होगा। देयर इज लेस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट पे भी जो डिप्रेशन होगा वो कम होगा। देयर इज लेस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, देयर इज लेस सच कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घट गई, सब जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो कम हो गई। अब फिर वही बात, इफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज mb, wb इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, wa इज मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ma इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, देन वही फार्मूला अप्लाई करते हैं कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं, सेम फार्मूला जो मैंने भी बताया थोड़ी देर पहले। तो आप देखोगे कि डेल्टा TF जो है वो क्या हुआ, देयर इज लेस, ये कम हुआ, ये जितना होना चाहिए था ये घटा। डेल्टा TB लेस डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, लेस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, लेस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और लेस लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये कमेगा, अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू घटेगा तो MB बढ़ेगा, तो ये MB ज़्यादा आएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू जितना होना चाहिए नॉर्मल से वो बढ़ गया। ऑब्जर्व मोलर मास ऑफ सॉल्यूट MB इज मोर देन कैलकुलेटेड नॉर्मल मोलर मास एंड इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास। तो जो मोलर मास आप कैलकुलेट करोगे इससे, तो वो क्या होगा, ये ज़्यादा आ जाएगा, नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा आएगा, इसको क्या कहेंगे, एबनॉर्मल हो गया। अब यहाँ देखो एसोसिएशन कैसे हुआ एसिटिक एसिड का, मैंने अभी भी बताया कि हाइड्रोजन बॉन्ड बन करके दोनों गले गले मिल गया, दोनों पकड़ लिया, और हमने डाला था 2 पार्टिकल, वहाँ जाके 1 पार्टिकल हो गया। तो डाइमराइजेशन, बीच में क्वालिटी डाइमराइजेशन हो गया, क्योंकि दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड बन करके एसोसिएशन हो गई। तो एसोसिएशन के केस में अभी आपने देखा कि मोलर मास क्या हो जाती है, मोलर मास जो होती है वो ज़्यादा आ जाती है, नॉर्मल से ज़्यादा हो गई, बढ़ गई। तो एसोसिएशन में बढ़ गई और डिसोसिएशन में घट जाती है। तो दोनों केस में आप देखो कि मोलर मास नॉर्मल से अलग आ गया, जैसे कॉल एबनॉर्मल मोलर मास। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है और क्यों होता है। ओके, बाय बाय।